प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के अंग्रेजी विषय के पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का छोटा सा परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि पुराने तरीके के पठन पाठन पर जोर दिया। उसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं काबुलीवाला, पोस्टमास्टर और गोरा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। गीतांजलि एक कविता का संग्रह है और वे द माइंड इज विदाउट फियर गीतांजलि से ही लिया गया है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत देश अंग्रेजों के गुलाम में था और रविंद्रनाथ टैगोर देश की आज़ादी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस कविता में उन्होंने सच्ची आज़ादी क्या होती है उसके बारे में अपना विचार व्यक्त किए हैं। जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की सच्ची आज़ादी के बारे में जानेंगे। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country अवेक। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस कविता के बारे में हम लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। पहली दो पंक्तियां यहां लिखी हुई हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। इसमें कोई बड़े शब्द नहीं है, फिर भी हमने दो के अर्थ नीचे लिखे हुए हैं। पहला है विथआउट। विथआउट का मतलब होता है के बिना, और दूसरा है हेल्ड हाई। हेल्ड हाई मतलब ऊपर किया हुआ या उठाया हुआ। इन पहली दो पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि उनके सपनों का राष्ट्र या दुनिया ऐसा हो जहां लोग बिना किसी डर भय के रहें और लोग आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। हेड इज हेल्ड हाई। आप सिर ऊंचा करके कब चलते हैं? जब आप आत्मसम्मान के साथ जीते हैं तब आप सिर उठा के चलते हैं। आइए इन दो पंक्तियों में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है हम जानते हैं। अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या है? द साउंड ऑफ W and H is repeated. Repetition of same sound in the same line is known as alliteration. एक ही साउंड या लेटर का बार बार एक ही लाइन में आना अलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि पहली लाइन में देखते हैं W यहाँ पर लिखा हुआ है और W यहाँ पर भी हुआ है, तो दो बार आया है। और दूसरी लाइन में देखते हैं H यहाँ पर लिखा हुआ है, H यहाँ पर भी है और H यहाँ पर भी है, तो दो लेटर्स जो है रिपीट हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अलिट्रेशन। अगली पंक्तियां हैं where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। जो बड़े शब्द हैं उनके नीचे शब्दार्थ लिखे हुए हैं।
सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। ब्रोकन अप, टुकड़ा करना या टुकड़ा किया हुआ। नैरो, संकीर्ण। फ्रैगमेंट्स, टुकड़ा। डोमेस्टिक, घरेलू या पालतू। कवि ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हैं जहां शिक्षा या ज्ञान बिना किसी भेदभाव के और निशुल्क सभी वर्ग के लोगों को आसानी से मिल सके, और जहां लोग छोटे छोटे समुदाय या समूह का दीवार ना खड़ा करें। कैसा दीवार? जाति का दीवार, धर्म का दीवार, रंग का दीवार, ऊंच नीच का दीवार, अमीर गरीब का दीवार। रविंद्रनाथ टैगोर कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे दीवारों को तोड़ना पड़ेगा और विविधता का सम्मान करना पड़ेगा। इन पंक्तियों में भी अलिटरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि यहाँ पर W देख रहे हैं, इस पंक्ति में यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर हुआ है, तो W यहाँ पर अलिटरेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। और दूसरा है बी, बीन और ब्रोकन, दोनों में बी का इस्तेमाल हुआ है। आगे है where words come out from the depth of truth। दो शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं, डेप्थ गहराई, ट्रुथ सच्चाई। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि उनके सपनों का भारत ऐसा हो जहां लोग अपनी सोच, बात और कार्य में ईमानदार हो और उनके व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी झलकती हो। आगे है where tireless striving stretches its arms towards perfection। नीचे कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। सबसे पहले टायरलेस, बिना थके, स्ट्राइविंग प्रयास, स्ट्रेचेस फैलाना, परफेक्शन पूर्णता। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि लोग बिना थके प्रयास करते रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग लगातार प्रयास करते रहें। इससे उनमें निपुणता आएगी और वे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। पर्सोनिफिकेशन निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे जहां स्ट्राइविंग, जिसका मतलब हम लिखे प्रयास, जो एक शब्द है यह सजीव नहीं है, इसको मानवीय गुण दिया गया है। इसमें इसका मानवीय गुण क्या है? स्ट्रेचेस। स्ट्रेचेस मतलब फैलाना, और टायरलेस, टायरलेस मतलब बिना थके। हम और आप जब काम करते हैं तब थकते हैं। निर्जीव वस्तुएं या प्रयास निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, इसीलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहा गया है। इसको मानवीय गुण, स्ट्राइविंग को मानवीय गुण इस पंक्ति में दिया गया है। नेक्स्ट लाइन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। बड़े शब्दों को हमने नीचे लिखा है। स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा या झरना, रीजन तर्क, ड्रेरी नीरस या उदास, डेजर्ट मरुस्थल, डेड हैबिट बुरी आदत। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि उसके स्वतंत्र भारत की कल्पना में तर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
यहाँ कवि तर्क को साफ धारा से तुलना करते हैं। हमारा तर्क साफ नदी या झरना जैसे साफ या पारदर्शी हो। हमारी सोच दूसरों की बुरी सोच, बात, अंधविश्वास या बुरी आदतों से प्रभावित ना हो। कवि चाहते हैं कि हम अंधविश्वास और गुलामी से आजाद हों। आइए इन पंक्तियों में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है देखते हैं। सबसे पहले मेटाफर, यहाँ पर रीजन को, तर्क को क्लियर स्ट्रीम या साफ नदी या झरना से इसकी तुलना की गई है। रीजन हैज बीन कंपेयर्ड टू क्लियर स्ट्रीम। अगला है अलिटरेशन, इसको हमने पहले भी देखा है। इस लाइन में देखते हैं, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डी का प्रयोग शब्दों की शुरुआत में 3 बार हुआ है, ड्रेरी, डेजर्ट और डेड। ये अलिटरेशन है। आगे है, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। बड़े शब्दों को हमने नीचे लिखा है, फॉरवर्ड आगे, दी यहां पर दी टी कैपिटल टी से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये भगवान को दर्शा रहा है। आगे है एवर वाइडनिंग, निरंतर बढ़ता या फैलता हुआ, लेट मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना। इसमें कवि कहते हैं कि वो ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोगों की सोच और कार्य भगवान द्वारा प्रेरित हो, या उनकी सोच और कार्य में भगवान उन्हें मार्गदर्शन करे और उनकी सोच और कार्य का दायरा निरंतर विस्तृत होता जाए। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है सिनक डकी, सिनक डकी माइंड, इसको इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्ट, स्टैंड्स फॉर सिटीजन, सिटीजन के बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है फुल। माइंड, सिनकडकी का मतलब है एक भाग द्वारा पूरी चीज को दिखलाना या पूरी चीज के बारे में बात करना। जैसे यहां पर है माइंड, where the mind is led forward by thee। माइंड मतलब लिटरल मीनिंग दिमाग होता है, लेकिन दिमाग किनके पास होता है? लोगों के पास होता है। तो माइंड यहां पर पूरे व्यक्ति को दर्शा रहा है, इसीलिए इसको हम सिनकडकी कह रहे हैं। माइंड स्टैंड्स फॉर सिटीजन। आगे है into that heaven of freedom my father let my country awake। शब्दार्थ हेवन स्वर्ग, परलोक, अवेक जगाना। आइए इन पंक्तियों में कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है उसको हम जानते हैं। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी क्या है? अ डायरेक्ट एड्रेस हैज बीन मेड टू द फादर हु इज नॉट प्रेजेंट देयर। अपोस्ट्रोफी, यहां पर फादर जिसको हम भगवान बोल रहे हैं उसको डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, सीधा संबोधन किया गया है। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। मेरे पिताजी, मेरे भगवान मेरे देशवासियों को जगाए। तो भगवान जो यहां उपस्थित नहीं है उसको डायरेक्ट संबोधित किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपोस्ट्रोफी। इन अंतिम पंक्तियों में कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वो अपने देशवासियों को सच्ची स्वतंत्रता के प्रति जगाए और लोग सच्ची स्वतंत्रता को एहसास करें। सच्ची स्वतंत्रता रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार क्या है? जहां पर लोग ईमानदार हो, आत्मसम्मान के साथ जिए,
जहाँ लोग अपने सोच और बात में तर्क संगत हो, जहाँ लोग मेहनती हो और ईमानदारी से मेहनत करे, लोग सुशिक्षित हो और दूसरे विचारों, दूसरे धर्म, दूसरे जाति इत्यादि के प्रति आदर सम्मान रखे। धन्यवाद।